परिषद में मैं स्वागत करता हूं। भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय पदाधिकारी समूह की बैठक इस जम्मू में संपन्न हो रही है। इस बैठक में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर हमने एकत्रित किया है और आशा है कि आप लोगों के माध्यम से ये सारी हमारी कामगारों की और जनता के प्रति जो अपील है वो आप लोगों के माध्यम से प्रसारित होगी और उन्हें एक नई चेतना, कामगारों को सच्चाई की प्रति जानकारी और भारतीय मजदूर संघ के कार्य के प्रति जानकारी आप लोगों के प्रति मिलेगी। इसलिए प्रथम मैं आप लोगों के धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ बनकर जनता के पास और कामगारों के पास जा रहे हैं। हमारे बीच आज 2014 से ईएसआईसी का पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है 15,000 पर उसका कैलकुलेशन होता है। उसके ऊपर अभी तक 15 के बाद कोई निर्णय सरकार ने नहीं किया है। वैसे ही 2017 में ईएसआईसी के ऊपर जो ईएसआईसी की सीलिंग है उसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं है, वो 21,000 ही है। इन चीज़ों को कहीं तो भी आगे बढ़ाना यह हमारी बात है और इन चीज़ों को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर सोशल सिक्योरिटी ही बनकर हमारे असंगठित कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचाना यह हमारी सरकार से मांग है और हमें पूरा आशा है कि सरकार इस विषय में अपना ध्यान एकत्रित करके हमारी मांगों की तरफ ध्यान देगी। दूसरी बात यह होती है कि जो 4 लेबर कोड्स है कि जिनके बारे में आज पूरे देश भर में कामगार जगत के अंदर एक प्रकार का संघर्ष शुरू है कि सरकार 4 लेबर कोड्स के अंदर क्या करने जा रही है और उसका परिणाम हमारे कामगार जगत पर क्या होगा। इस विषय में 2 के साथ भारतीय मजदूर संघ 2 लेबर कोड के साथ है और 2 लेबर कोड का भारतीय मजदूर संघ कुछ सुधार के पश्चात उसके साथ मार्गदर्शन उसके साथ रहने का आश्वासन देती है। इस विषय के लेकर हमारे अध्यक्ष माननीय श्री मल्लेशम जी आपके समक्ष जो बात रखेंगे कि किन 2 के ऊपर हम क्यों सहमत हैं और किन 2 के ऊपर हम सहमत हमारे सुधारना के पश्चात करेंगे, इसमें हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे। सबको नमस्कार। सब लोग जानते हैं, सबको नमस्कार। लेबर कोड्स ये बहुत प्रमुख विषय है। श्रम कानूनों में भारत सरकार ने उसका परिवर्तन करके जितने भी श्रम कानून हैं उसको 4 कोड में लाने का प्रयत्न भारत सरकार ने किया है। उसमें 4 कोड में पहला वेज कोड है, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये चौथा कोड है। ये 4 कोड में भारतीय मजदूर संघ के तरफ से वेज कोड को हम लोग इसको स्वागत किया है। इसीलिए स्वागत किया है, देश भर के जो मजदूर हैं विभिन्न राज्यों में विभिन्न मिनिमम वेजेस मिलने के कारण वर्करों का बहुत शोषण होता है। इस शोषण को दूर करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने कई सालों से भारत सरकार से मांग है, हिंदुस्तान का सारे मजदूरों का एक वेज होना चाहिए। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड जो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सारे मजदूरों का विभिन्न राज्यों से अलग अलग तनख्वाह नहीं होने के कारण अभी का उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में तनख्वाह कम है, बहुत कम होने के कारण उस राज्य में जो काम करता मजदूर को बहुत शोषण है। इसीलिए नया जो वेज कोड बनता है इसमें भारत सरकार ने एक योजना किया है, नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज। भारत सरकार की तरफ से एक मिनिमम वेज तय करेगी, उस वेज से कम कोई राज्य नहीं देना चाहिए। इसके कारण अगर कोई राज्य को ज़्यादा देना चाहता है उससे ज़्यादा दे सकता है। ऐसे एक निर्णय इस नया कोड में आया है। एक ऐतिहासिक निर्णय है भारत सरकार का
हम इसको स्वागत करते हैं। इसी तरह ये वेज कोड हर 5 साल में रिवाइज होना चाहिए। मजदूरों का तनख्वाह जैसा केंद्र सरकार मजदूरों का एम्प्लॉयज़ का तनख्वाह हर 10 साल को रिवाइज होता है, इसलिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडस्ट्री में जो काम कर रहे, दुकानों में जो मजदूर काम कर रहे, शॉप में जो कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे, बीड़ी के वर्कर है, ऐसा कई तरह के जो काम कर रहे हैं, सारे मजदूरों का तनख्वाह हर 5 साल में एक बार रिवाइज करके उनका बढ़ोतरी करना चाहिए। इसके लिए भी सरकार ने मान लिया है। तीसरा उपलब्धि है, इनके सारे मजदूरों को महंगाई भत्ता जोड़ना चाहिए। माने जैसे जैसा महंगाई बढ़ता रहता है 6 महीने में एक बार उनका महंगाई का जोड़ के महंगाई का भुगतान भी मिलना चाहिए। ऐसे एक प्रमुख विषय को लेकर भारत सरकार ने नया वेज कोड में लाया है। पुराना समय में ये विषय नहीं रहने के कारण किसी का तनख्वाह ज़्यादा, किसी का तनख्वाह कम, किसी का तनख्वाह 10 साल में रिवीजन, किसी तनख्वाह का भी रिवीजन ही नहीं होना, किसी का डीए के साथ भुगतान, किसी का डीए विदाउट डीए, तरह तरह का जो बिना जो विसंगतियाँ है दूर हुआ है मिनिमम वेज कोड के कारण। इसलिए भारत मजदूर संघ इसको स्वागत किया है। और दूसरा विषय है कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड। ये सोशल सिक्योरिटी कोड बहुत बड़ा कोड है। इसमें मजदूरों का जो ईएसआई माने जो श्रम जगत को, पूरे हिंदुस्तान के पूरे श्रम जगत को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला एक कोड है। इसमें ईएसआईसी है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, ये और मिनिमम उसके जितने भी कानून उनके उपलब्धि हैं, 9 कानून इसमें, पुराना कानून 9 कानून इसमें हैं। विस्तार से इसको हम समय के कारण सभी विषय नहीं बोलते हुए हम इस कानून को हम स्वागत किया है। इसीलिए स्वागत किया है, मूल बिंदु समझना चाहिए। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलकर 75 बरस हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में ईएसआई में कवर्ड एम्प्लॉयज़ केवल 3.5 करोड़ है भारत सरकार के हिसाब से। 50 करोड़ का मजदूर हिंदुस्तान में है भारत सरकार के हिसाब से। 50 करोड़ मजदूरों में केवल 3.5 करोड़ ईएसआईसी का भुगतान मिलता है। उसी तरह प्रोविडेंट फंड में 50 करोड़ हिंदुस्तान का आबादी में, हिंदुस्तान मजदूरों में केवल 7.5 करोड़, लगभग 8 करोड़ लोगों को अभी ये प्रोविडेंट फंड का इसका बेनिफिट मिलता है। 75 बरस के बाद भी इतना कम मात्रा में मजदूरों को ईएसआई का प्रोविडेंट फंड का भुगतान जो है केवल 10% से कम है। 10% से कम मजदूरों को ये मिलना ईएसआई में, उसे लगभग 14% 15% प्रोविडेंट फंड का ये बेनिफिट मिलना ये गलत है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का निर्णय है, इसका पूरा जो कंडीशन है ईएसआई का कंडीशन हटाओ, प्रोविडेंट फंड का जो लागू करने का जो कंडीशन का हटा के सारे मजदूरों को लागू करना। इसके लिए भारत सरकार ने मान लिया। और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को, ऑटो रिक्शा चालक वर्कर को, कंस्ट्रक्शन वर्कर को और घरेलू में काम करने वर्कर को, ऐसे सारे उद्योगों को कवर करते हुए अभी गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, ऊबर चलाने वाला वर्कर है, और ऐसा स्विगी माने जो घर में जो घर सामान पहुंचाने वाला, जोमेटो वाला वर्कर, ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, ऐसा निजी काम धंधा करने वाले वर्करों को इससे प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलना, ईएसआई का बेनिफिट मिलना। माने जब उसका बीमार हो जाता है सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलना, और उसका जब ओल्ड एज में उसका पेंशन का बेनिफिट मिलना, और रिटायरमेंट के बाद उसका परिवार को सहायता मिलना, कुछ विकलांग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के कारण उसके बेनिफिट मिलना, इत्यादि बेनिफिटों का फ़ायदा देने का काम नहीं सोशल सिक्योरिटी कोड के माध्यम से मिलने वाला है। इसीलिए इस कोड को भारतीय मजदूर संघ ने भारत सरकार के इतिहास में पहली बार हिस्टोरिकल ये रिविजन चेंजेस होने वाला है। केवल कम मजदूरों को मिलने वाला जो प्रावधान सारे मजदूर जगत को मिलने का एक प्रावधान अभी मिलने वाला है। इसीलिए दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड को भी भारतीय मजदूर संघ ने इसको लागू करना चाहिए। ऐसा मजदूर हित जो निर्णय हुआ इसको हम लोग इसको लागू करने के लिए भारत सरकार को मांग कर रहे हैं। जो कुछ विषय है आइए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, उसमें जो आज भारत सरकार ने कई विषय के ऊपर हमने परिवर्तन करने के लिए मांग किया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में भी परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार की तरफ से भारतीय मजदूर संघ ने लगभग 300 मुद्दे के ऊपर हमारा जो इसका ऑब्जेक्शंस दिया है। कुछ मांग भारत सरकार ने माना है और कुछ मानना है, इसलिए इस विषय को मानने के बाद ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में लागू करना ऐसा विषय है। इसमें प्रमुख विषय है किसी कारखाना बंद करने के लिए अभी तक जो प्रावधान है
100 से ज़्यादा वर्कर अगर इस इंडस्ट्री में काम करता है, उस सरकार का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। विदाउट गवर्नमेंट का परमिशन वो बंद नहीं कर सकता, सब मालिक सरकार का परमिशन चाहिए। अभी जो नया कोड में थी उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 100 से 300 तक बढ़ाया है। इसके कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जैसे 300 से कम वाला जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में मजदूर का इंडस्ट्री बंद करने के लिए या इंडस्ट्री में रिट्रेसमेंट करने के लिए सरकार का परमिशन का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ा ये वर्कर के खिलाफ हो जाने वाला है। इसीलिए हम इसका थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाने का काम जो नया IR कोड में चैप्टर 5B में जो आता है, इस विषय के ऊपर भारतीय मजदूर संघ का एक कड़ा आपत्ति है। इसको जरूर बदलने के बाद इसको लागू करना, ऐसा हमारा एक निर्णय है। इसको बरकरार हम लिखित में सरकार को दिया। उसी तरह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसमें बड़ा फैक्ट्रीज एक्ट का जो बड़ा मुद्दा इसमें आता है। किसी वर्कर का जो इंडस्ट्री में को काम करते समय फैक्ट्री का जो डेफिनेशन है अभी तक है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट को डबल किया है, दुगना किया है। माने जिस इंडस्ट्री में 20 से ज़्यादा काम करने वाला मजदूर को फैक्ट्री मानते हैं, अभी तक 10 जगह अगर 10 मजदूर जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं पावर के सहायता से, माने जो आज बिजली का सहायता से जो इंडस्ट्री चलती है 10 से ज़्यादा उसको फैक्ट्री मानते हैं। उसी तरह 20 से ज़्यादा जो काम करते हैं भी तो बिजली का सहायता नहीं रहते हुए जो काम कराते हैं उसको फैक्ट्री मानते हैं। उसको 10 को 20 का जगह बढ़ाया सरकार ने। अब ये बाहर से बिजली वाला चलाने वाला 20 को 40 किया है। ये दोनों इस थ्रेशोल्ड लिमिट में बहुत सारे मजदूरों को अपना हक छीनने का काम इस प्रावधान से होने वाला है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसके ऊपर भी कड़ा आपत्ति लिया है। ऐसे 2 श्रम कानून के ऊपर भारत सरकार ने अभी वर्तमान को अभी जो इस विंटर सेशन में अपना इस सेशन में जो लागू करने का प्रयत्न सरकार की तरफ से होगा, हम इसको आपत्ति कर रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान में भारत सरकार ने राज्यों से रूल्स बनाने के लिए डायरेक्शन दिया है। कई राज्यों ने बनाया। अभी इस वर्तमान में होने वाले सत्र में पार्लियामेंट में इसको पेश करके लागू करने की दिशा में जो भारत सरकार सोच रही है, इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। मजदूर हित कानून लागू करना चाहिए। मजदूर विरोधी कानून के ऊपर जो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हमारा आपत्ति है, आपत्ति का सुधार करने के बाद ही लागू करना। अगर भारत सरकार इसको लागू करेगी, भारतीय मजदूर संघ रोड के ऊपर आएगा, इसके खिलाफ लड़ेगा, आंदोलन करेगा। आंदोलन करने का बाध्य हम लोग जरूर करेंगे। हिंदुस्तान के करोड़ों मजदूरों के हित के लिए भारतीय मजदूर संघ लड़ने का इसका निर्णय अभी 2 दिवस का भारतीय मजदूर संघ का पदाधिकारी का समूह का बैठक में इस विषय के ऊपर गहराई के 2 दिवस में चर्चा हुआ है। अगर भारत सरकार हमारा आपत्तियों को अगर नज़रअंदाज करते हुए भी आगे बढ़ेगी, इसके खिलाफ आंदोलन का मोर्चा खड़ा करने का विषय भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया है। दूसरा विषय है ESI वाला। ESI का जो सीलिंग लिमिट अभी है, वर्तमान में 21,000 से जिसका तनख्वाह ज़्यादा है वो सारे वर्कर को ESIC के दायरा से बाहर कर दिया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कई मजदूरों का तनख्वाह आज हिंदुस्तान में अभी मजदूरी बढ़ने के कारण और भुगतान जो उनका DVDA इत्यादि बढ़ने के कारण 21,000 से ज़्यादा हो गया। इसका रिवीजन लगभग 1/1/2017 में लगभग 8 साल पहले इसका रिवीजन हुआ था। माने उसका अभी पूरा 8 साल से पुराना वाला मुद्दा भी सरकार लागू कर रही है। हमारा मांग है 21,000 वाला जो सीलिंग है उसको सीलिंग हटा के सारे मजदूरों को तनख्वाह से कोई लागू नहीं रखना चाहिए। विदाउट एनी सीलिंग सारे मजदूरों को हिंदुस्तान में ESI के दायरा में लाना, मजदूर के हित वाला ESI को लागू करना, ये भारतीय मजदूर संघ का निर्णय है। इसके ऊपर भी आने वाला आगामी रणनीति में हमारे ये मुद्दा भी हम लोग शामिल किया है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड वाला जो विषय है 1/9/2014 लगभग 10 बरस पहले ये 15,000 वाला सीलिंग है प्रोविडेंट फंड लागू करने का सरकार ने लागू किया है। इसके पहले 6,500 हुआ करता था। 6,500 वाला सीलिंग 15,000 2014 में भारत सरकार उसने लागू किया है। इसको हम उसको 15,000 वाला सीलिंग उसको दुगना करना चाहिए, 30,000 करना चाहिए, भारतीय मजदूर संघ का मांग है। इसको भी अभी भारतीय मजदूर संघ की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का बैठक 30 को होने वाला है, अक्टूबर 30 को, नवंबर 30 को दिल्ली में होने वाला है। उस बैठक में भारतीय मजदूर संघ इसके ऊपर हमारा जो इसका ऊपर हमारा सजेशन प्रकट करेंगे, इसके ऊपर लागू करने का प्रयत्न करेंगे। ये दोनों विषय को प्रमुखता
ये तीनों विषय के ऊपर प्रमुखता 2 दिवस के कार्यक्रम में चर्चा हुआ। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपने क्या मैं बोलता हूँ दो विषय मुझे आपसे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बोलना है। एक, पिछले अनेक वर्षों से आंगनबाड़ी वर्कर के वेतन में कोई रिवीजन नहीं हुआ। 4500 रुपया भारत सरकार देती है, जम्मू कश्मीर सरकार केवल 600 रुपया दे रही है, जबकि 6 काम केंद्र सरकार के और यहाँ के 50 काम जम्मू कश्मीर की सरकार करवा रही है। एलजी साहब ने भी इस बात को सुना नहीं और वर्तमान सरकार से भी हमारा आग्रह है, पड़ोस में देखते हुए हरियाणा आज 15,000 रुपये के लगभग दे रहा है, पंजाब 12,000 के लगभग दे रहा है, हिमाचल 12,000 दे रहा है। तो अड़ोस पड़ोस को देखते हुए इसके तुरंत आंगनबाड़ी के वेतन में सरकार को बढ़ोतरी करनी चाहिए, ये हमारा कहना है। दूसरा, एक बड़ा जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, वह दैनिक वेतनभोगी। आज हजारों हजार संख्या में दैनिक वेतनभोगी काम कर रहे हैं, डेली वेजर्स जिसको कहते हैं, काम कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन सरकार कर रही है, ये कानूनी अपराध कर रही है सरकार। कानून में स्पष्ट लिखा है 240 दिन के बाद स्थायी करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सरकार की कोई नीति नहीं है एक 8,000 9,000 के बीच में काम करवाना, यानी सरकार जानबूझ करके इन डेली वेजर को गरीबी की रेखा के नीचे रखना चाहती है, क्योंकि भारत सरकार की गरीबी की रेखा की सीलिंग 1,20,000 है और वेतन 9,000 है। तो जानबूझ के गरीबी की रेखा के नीचे रखना, ये आर्थिक अपराध ये यहाँ की सरकार कर रही है। तुरंत इन सब कर्मचारियों को बिना लाग लपेट के स्थायी करना चाहिए, अन्यथा जैसे 3 साल पहले हुआ था, जम्मू कश्मीर का पूरा विद्युत का काम बंद हो गया था, एलजी ऑफिस बंद, यहाँ की विधानसभा में बिजली नहीं, यहाँ के सब जगह पर बिजली का काम बंद हो गया था। अगर सरकार बाध्य करेगी तो भारतीय मजदूर संघ इतना भयंकर आंदोलन करेगा कि यहाँ के बिजली पानी सबको बंद करेंगे। सर, मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से आपने कहा है कि एक जिस तरह फैक्ट्रियों में जो है एक ठेकेदारी सिस्टम है वो स्थायी करते ही नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा ईएसआई की। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से जितनी भी डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ पे दवाई नहीं है, तो जो मजदूर संघ का ये इंसेंटिव उनके लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से मजदूरों के लिए डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं, फ्री में मेडिसिन दी जाती है, 2 साल से वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? भारतीय मजदूर संघ का निर्णय है। जिस राज्य अभी ईएसआई का जो चलाने का जो सिस्टम है, राज्य सरकार मेडिकल स्कीम चलाता है, दूसरा सुविधाएं केंद्र सरकार देती है। ये डाइकोटमी के कारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये परंपरा बराबर जो संवाद होना चाहिए नए रहने के कारण ये वर्कर का नुकसान होता है। इसके लिए हमने भारत सरकार को सुझाव दिया है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी माने एक सोसाइटी का लागू करना चाहिए। सोसाइटी माने ये ईएसआईसी का सब्सिडरी सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट करके उसका पूरा जितना भी खर्च होता है इसका पूरा केंद्र सरकार देना चाहिए। केंद्र सरकार के माध्यम से मेडिकल सर्विसेज बेनिफिट जो भी है वर्कर्स के लिए, अभी जो आपने कहा है वर्करों को दवाखाना में जो मेडिसिन नहीं मिलता, मरीजों को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, अगर सीरियस प्रॉब्लम है उसको बड़ा हॉस्पिटल के लिए वही बड़ा हॉस्पिटल रेफर करने वाला जो मुद्दा है, ये तीनों विषय को एड्रेस करने के लिए समाधान करने के लिए इसके सोसाइटी फॉर्म करके सब्सिडी सोसाइटी केंद्र सरकार सोसाइटी के माध्यम से इसको लागू करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने सूचित किया है। मैं समझता हूँ जल्दी भारत सरकार की तरफ से इसको योगदान करके सोसाइटी के माध्यम से ईएसआईसी का जितने भी मेडिकल बेनिफिट का लागू करने का जो प्रयत्न है वो पूरा प्रयत्न करेंगे। देश भर में दूसरे राज्यों में भी जिस राज्यों में मेडिकल स्कीम लागू करने में असफल है, इस असफलता को दूर करने के लिए केंद्र ने ये नया प्रावधान लेके आया है। माने पूरा पैसा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी सोसाइटी के माध्यम से। इस सोसाइटी के माध्यम से चलाने का प्रयत्न हम लोग सरकार को सूचना देंगे।